नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो कारें क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटा और 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम समय लेती है तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए दोनों कार जो है शहर ए से शहर बी के लिए जा रही है, यानी शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या होगा, फिक्स होगा। यानी दोनों कार जो है बराबर दूरी चल रही है। जितना दूरी पहली कार चल रही है उतना ही दूरी जो है दूसरी कार चल रही है। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। देखिए डिस्टेंस जब फिक्स होता है तो हमारा एक कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या होगा, हमारा टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। स्पीड का हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा तो उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। तो देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे। पहली कार का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी कार का हमें स्पीड क्या दिया, 45 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से 2 बार में जाएगा और ये 15 से 3 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, 2:3 निकल के आ गया। तो टाइम का हमारा जो है टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब देखिए जो कार 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रही होगी उसे 3 यूनिट का समय अगर लग रहा होगा, और जो कार 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही होगी उसे 2 यूनिट का समय लग रहा होगा। अब देखिए पहली कार की अपेक्षा दूसरी कार जो है कितना कम समय ले रही है। यहाँ पहली कार की अपेक्षा दूसरी कार जो है 1 यूनिट कम समय ले रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2.5 घंटा जो है कम समय ले रही है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 2.5 घंटा है। तो हम यहाँ से किसी एक कार का समय निकाल लें और हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 घंटा। यानी जो कार 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है उसे जो है शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटा का समय लग रहा है। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर घंटा गुने हमारा क्या हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। हम 45 में अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 225 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 225 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 225 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 36,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना है, 36,000 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस राशि का 40% जो है 8 वर्ष में साधारण ब्याज मिल रहा है। 8 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, उस राशि का 40% जो है ब्याज मिल रहा है। 8 वर्ष में उस राशि का 40% ब्याज मिल रहा है और यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से काउंट हुआ है। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल जितना प्रतिशत ब्याज मिला होगा प्रिंसिपल का, उतना ही प्रतिशत दूसरे साल भी मिला होगा और उतना ही प्रतिशत तीसरे साल भी मिला होगा। 8 वर्ष में कितना मिल रहा है, 40% का ब्याज मिल रहा है। यानी एक वर्ष में कितना मिल जाएगा, 8 वर्ष में अगर 40% का ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिल जाएगा, 5% का। एक वर्ष में 5% का ब्याज मिल रहा है उस प्रिंसिपल का, यानी यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 5% निकल के आ गया। अब देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 36,000 रुपए का 2 वर्ष का हमें CI निकालना है। तो देखिए 36,000 का पहले वर्ष हमें 5% का ब्याज मिलेगा। 36,000 का 5% निकालेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1,800 रुपया। 36,000 का 5% कितना निकल के आ जाएगा, 1,800 रुपया। दूसरे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिल जाएगा, 1,800 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ जो है चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर रहे हैं, तो पहले वर्ष तो हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 1,800 का भी हमें 5% दूसरे साल हमें ब्याज मिलेगा।
तो 1800 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। यहां से हमारा टोटल जो है ब्याज क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा टोटल ब्याज निकल के आ गया 3690 रुपया। टोटल ब्याज क्या निकल के आ गया, 3690 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा था, 2 वर्ष का सीआई पूछ रहा था, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3690 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल कितना है। हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का गुणनफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तीनों सम संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम तीनों सम संख्या कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हुआ है 126। तो देखिए 2 क्रमागत सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ 3 क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो सबसे छोटी सम संख्या है वो a है, तो उसके बाद वाली जो क्रमागत सम संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, a+2 हो जाएगी। उसके बाद वाली जो हमारी सम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, a+4 हो जाएगी। 2 क्रमागत सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2, यानी यहाँ अंतर हमारा क्या है 2 का, और यहाँ भी अंतर क्या है 2 का। अब देखिए हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a+2 प्लस a+4, ये किसके बराबर हो जाएगा, 126 के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3a + 6 = क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब देखिए हम इस 6 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3a = हम इसे अगर माइनस करेंगे 126 में से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ से हमारा a क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। यानी सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, सबसे छोटी सम संख्या निकल के आ गई 40। 40 के बाद हमारी जो सम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 42। उसके बाद वाली जो सम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 44 हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या के गुणनफल निकालना था। हमें क्या निकालना था, 40 × 44 निकालना था। तो हम अगर यहाँ गुना कर लेंगे, हम यहाँ 44 में अगर 40 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0, 16 के 6 हाथ में 1, 16 क्या हो जाएगा, 1, 17 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1760। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1760 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया, यदि प्रत्येक 1300 रुपया की कीमत वाले 4 दुपट्टों की खरीद पर एक दुपट्टा मुफ्त पाने की पेश की जाती है तो दुपट्टे पर प्रभावी छूट प्रतिशत क्या होगी। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हमें कीमत से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, तो हमें यहाँ कीमत से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 दुपट्टा खरीदने पे एक दुपट्टा जो है फ्री मिल रहा है। 4 दुपट्टा खरीदने पे एक दुपट्टा फ्री मिल रहा है, यानी बाय 4 गेट 1 फ्री हमें यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ जो है प्रभावी हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। देखिए 4 खरीदने पे एक फ्री मिल रहा है, 4 खरीदने पे एक फ्री मिल रहा है, यानी दुकानदार जो है ग्राहक को कितना वस्तु दे रहा है, दुकानदार जो है ग्राहक को 5 वस्तु दे रहा है, 5 पे जो है एक फ्री दे रहा है, 5 पे एक फ्री दे रहा है, इंटू हम क्या करेंगे 100 करेंगे तो यहाँ हमारा डिस्काउंट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 5 से हम 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में, यानी यहाँ से हमारा डिस्काउंट प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 20%। प्रभावी छूट क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये, कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है, और वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता है यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है। आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य स्थान की दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि व्यक्ति अगर 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो अपने गंतव्य स्थान पे 32 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। अगर व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पे 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 18 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो देखिए अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर वो 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, या हमें ये पता चल जाए कि 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं उसके आरंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी। तो देखिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले अगर 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 32 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और जब वह 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 18 मिनट पहले पहुंच रहा है। दूरी क्या है, पहले जितना दूरी जा रहा था उतना ही दूरी अब भी जा रहा है। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। देखिए डिस्टेंस फिक्स है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा।
अब देखिए हमें स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें जो है स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, हमें स्पीड दिया हुआ है कि पहले जो है वह 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था और बाद में वह 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी पहले 7 यूनिट का समय लग रहा होगा, तो अब जो है 6 यूनिट का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ जो है समय में कितना का अंतर है, पहले 7 यूनिट का समय लग रहा था, अब जो है कितना समय लग रहा है, 6 यूनिट का, यानी समय में कितना का बचत हो गया। अगर स्पीड जो है अपना 7 किलोमीटर से जा रहा है तो समय कितना बचा रहा है, 1 यूनिट से बचा रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले जो है 32 मिनट की देरी से पहुंचता था, जब वो 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था तो 32 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, और जब वह 7 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाने लगा तो 18 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी वह समय कितना बचा रहा है, मिनट में समय कितना बचा रहा था, पहले जो है 32 मिनट की देरी से पहुंच रहा था और अब 18 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी समय कितना बचा लिया, 32 प्लस का 18, 32 प्लस का 18 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 50 मिनट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 50 मिनट निकल के आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 50 मिनट निकल के आ गया। तो हम यहाँ से कोई एक समय निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं 6 यूनिट का वैल्यू। 6 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 मिनट। 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 मिनट। 300 मिनट को अगर हम घंटा में लिखेंगे तो हमें इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम इसमें 60 से भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 5 घंटा। यानी 5 घंटा में अगर 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 5 घंटा में उस दूरी को तय कर रहा है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम इस 7 किलोमीटर पर घंटा में अगर हम समय से गुना कर ले, समय हमारा क्या निकल के आया है, समय निकल के आया है 5 घंटा, तो हमारा जो है डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे 7 में 5 से, तो डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आ जाएगा 35 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, आरंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी क्या निकल के आ गया, 35 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे। हमें क्या निकालना है, सभी 5 विषयों का औसत अंक निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले 3 विषय का, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले 3 विषय का औसत अंक कितना है, 75 है। पहले 3 विषय का औसत अंक 75 है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पहले 3 विषय का अंकों का योग। अंकों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस औसत में अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अंकों का योग निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1, 21 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 22, यानी 225 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अंतिम 3 विषय के अंकों का हमारा औसत क्या दिया है, 82 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं अंतिम 3 विषय का। हम यहाँ से योग कैसे निकालेंगे, औसत में अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अंतिम 3 विषय के अंकों का योग निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 246 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले, 225 और 246 को अगर ऐड कर ले तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा, हमें क्या दिया है, प्रथम 3 और अंतिम 3, यानी यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पांचों विषय का योग तो निकल के आएगा ही, प्लस का हमारा क्या निकल के आएगा, तीसरा विषय जो है 2 बार काउंट हो जाएगा। तीसरा विषय का अंक जो है 2 बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, प्रथम 3 विषय के अंक का योग है और अंतिम 3 विषय के अंक का योग, यानी तीसरा विषय जो है 2 बार काउंट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम इन दोनों को अगर ऐड करके और इसमें से अगर हम तीसरे विषय का अंक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5 विषय के अंकों का योग निकल के आ जाएगा। तो हम इसे ऐड कर लेंगे, हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 5 11 के 1 हाथ में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 1 7 और ये क्या हो जाएगा 4, ये हमारा क्या निकल के आ गया 471। अगर हम इस 471 में से अगर तीसरे विषय का अगर हम अंक माइनस कर दे, तीसरे विषय का हमारा अंक क्या दिया 66, यानी तीसरे विषय का अगर हम अंक माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पांचों विषय का अंक का योग निकल के आ जाएगा। हम इसमें से अगर 66 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 405। पांचों विषय के अंकों का योग हमारा क्या निकल के आ गया, 405 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से औसत निकाल सकते हैं। हम यहाँ से औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, अंकों के योग में अगर 5 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। हम यहाँ 5 से भाग देंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 81 बार में। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 81।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है जिससे हानि ना हो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में वस्तु का दिया हुआ है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो हम यहां से वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हम रेशियो निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है जिससे हानि ना हो। हमें क्या दिया हुआ है कि जिससे हानि ना हो, इसका मतलब कि उसे प्रॉफिट भी ना हो रहा होगा, यानी यहां प्रॉफिट जो होगा उसका 0% होगा। तो देखिए हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, हम यहाँ पे एमपी बटा सीपी, हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हम यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 120 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि अधिकतम कितना प्रतिशत छूट दे सकता है ताकि उसे हानि ना हो। हानि ना हो इसका मतलब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होगा, यानी हम यहाँ से ले सकते हैं कि प्रॉफिट जो है उसका 0% है। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम इस इक्वेशन से डिस्काउंट प्रतिशत निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 20 से काट लें तो ये 20 से 6 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम अगर इस साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500 और 0 में हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी 500 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा। हम इस साइड अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस का 6D हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस के 6D को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 6D इक्वल टू इस 500 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 600 में से 500 माइनस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया D इक्वल टू 100/6%, 100/6%। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से 50 बार में जाएगा, ये 2 से हमारा कितने बार में जाएगा 3 बार में। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। यानी अधिकतम डिस्काउंट कितना दे सकता है, अधिकतम जो है डिस्काउंट कितना दे सकता है 16 सही 2/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी परिधि 140 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। हमें क्या निकालना है, आयत के विकर्ण की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। आयत के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें क्या दिया हुआ है, परिधि 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, हमें जो है विकर्ण की लंबाई निकालना है। देखिए आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। अब देखिए अगर हम L² प्लस B² निकाल लें तो हम आयत के विकर्ण की लंबाई बता पाएंगे। अब देखिए हमें L² प्लस B² कैसे निकालेंगे। यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू L प्लस B इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है 140। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं L प्लस B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 70 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 70 सेंटीमीटर। अब देखिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं L² प्लस B² प्लस 2 इंटू LB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4900। अब देखिए हम यहाँ L इंटू B का वैल्यू पुट कर लेंगे 1200, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं L² प्लस B² प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, हम अगर L इंटू B की जगह 1200 रखेंगे यानी 2 गुने 1200 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4900। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं L² प्लस का B² इक्वल टू इस 2400 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4900 में से अगर हम 2400 माइनस करेंगे ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2500 निकल के आ जाएगा। अब देखिए L² प्लस B² का वैल्यू हमारा निकल के आ गया, तो हम यहाँ अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विकर्ण की लंबाई निकल के आ जाएगा। हम यहाँ L² प्लस B² का वैल्यू पुट करेंगे 2500,
2500 अगर रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी विकर्ण की लंबाई क्या निकल के आ गया, 50 सेंटीमीटर। आयत की विकर्ण की लंबाई क्या निकल के आ गया, 50 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 45 छात्रों के औसत अंक 65 है, इनमें 48 अंकों के बजाय 84 अंकों की गलत प्रविष्टि भी शामिल है, सही औसत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, सही औसत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 छात्रों का औसत अंक 65 है, 45 छात्रों का औसत अंक 65 है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 48 अंकों के बजाय 84 अंकों का एक गलत प्रविष्टि भी शामिल है। 48 अंकों के बजाय 84 अंकों का एक गलत प्रविष्टि भी शामिल है। इसका मतलब क्या होगा कि एक छात्र होगा जिसका अंक 48 आया होगा, लेकिन गलती से 84 जोड़ लिया गया होगा। अब देखिए यहां जो है कितना ज्यादा जोड़ा गया है, हम 84 में से 48 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या निकल के जाएगा, 36। यानी छात्रों के अंकों के योग में 36 जो है ज्यादा जोड़ लिया गया होगा। तो हम जो है छात्रों के अंकों का योग यहां से निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि 45 छात्र का औसत अंक कितना है, 65 है, तो हम यहां से 45 छात्रों के अंकों का योग निकालेंगे। ये जो हमारा योग निकल के आएगा, ये 48 के बजाय 84 लिया गया हमारा योग निकल के आएगा। हम उस योग में से 36 माइनस करेंगे तो हमारा जो है सही में योग निकल के आ जाएगा। उस सही के योग को अगर हम 45 से भाग दे देंगे तो हमारा जो है सही वाला औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें इतना करने का जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम टोटल योग में से 36 कम करेंगे, क्योंकि हमने जो है 36 ज्यादा जोड़ लिया है, तो हम अगर टोटल योग में से अगर 36 माइनस करेंगे तो ये 36 जो है 45 छात्रों के औसत में से कम होगा, 45 छात्रों के औसत में से कम होगा। अब देखिए ये 36 अगर 45 छात्र में बटेगा तो प्रत्येक छात्रों के औसत में कितना का कमी आएगा। हम इसे 9 से काट लेंगे, 9 से ये 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में। हम अगर 4 को 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 0.8 बार में जाएगा। यानी प्रत्येक छात्र के औसत अंक में 0.8 का कमी होगा। सही हमारा औसत क्या हो जाएगा, सही हमारा औसत हो जाएगा, अगर हम 65 में से माइनस कर लेंगे 0.8 तो हमारा क्या निकल के जाएगा, सही औसत निकल के जाएगा। यहां से हमारा सही औसत क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64.2 हो जाएगा। हमारा सही औसत क्या निकल के आएगा, 64.2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, एक दुकानदार को 22 जूते बेचने पर 6 जूतों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 22 जूते बेचने पे दुकानदार को 6 जूतों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है। तो हम इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि दुकानदार जो है 22 जूता ही खरीद के लेके आया होगा। तो देखिए हम लाभ कैसे निकालते हैं, अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, लाभ निकल के आता है। यानी हम यहाँ से अगर 22 जूता के विक्रय मूल्य में से 22 जूता का क्रय मूल्य अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, लाभ निकल के आएगा। और हमें क्वेश्चन में लाभ क्या दिया हुआ है, 6 जूतों के बिक्री कीमत के बराबर हमें लाभ दिया हुआ है। यानी लाभ हमें क्या दिया हुआ है, 6 एसपी दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से अगर 6 एसपी को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी 22 में से 6 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 एसपी हो जाएगा। हम इस -22 सीपी को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में तो हमारा प्लस में हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा 22 सीपी हो जाएगा, 22 सीपी हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एसपी बटा सीपी हम क्या लिख सकते हैं, एसपी बटा हम सीपी लिख सकते हैं 22 बटा 16। अब देखिए हमने मान लिया कि जूता का जो क्रय मूल्य है वो 16 यूनिट है और विक्रय मूल्य क्या है, 22 यूनिट। यानी लाभ यहाँ कितने का हो रहा है, लाभ यहाँ 6 यूनिट का हो रहा है। कितने पे, 16 पे, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम 4 से इसे काट लेते हैं, 4 से हम इसे काटेंगे तो ये 4 से 4 बार में जाएगा, ये 4 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में। हम यहाँ से 25 में अगर 6 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 150 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से 3 बार में जाएगा, 4 से 3 बार में, 4 3 12, हाथ में क्या आ जाएगा 3, यानी 0 लाएंगे 30 हो जाएगा। 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 2, यानी 0, यानी 5 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 37.5%। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 37.5% का उसे प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।